हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। मैम बहुत ही अच्छा लगा हिमालय पर्वत के बारे में जानकर तो। और मेरी तो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। मुझे लग रहा है मैं भारत के पूरे भौतिक स्वरूप को जानूं। हाँ चिंटू, आज इस चैप्टर में हम पूरे भारत की सैर कराने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने हिमालय पर्वत के बारे में बताया था। अब हम उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय समूह और जो मरुस्थल है उन सब के बारे में बताएंगे। अरे वाह मैम, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं उत्तरी मैदान की। उत्तरी मैदान के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही उपजाऊ मैदान है और इसका निर्माण कब हुआ था कि जब भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और टैथी सागर लुप्त हो गया था और उसकी जगह हिमालय पर्वत निकल के आ गया था। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक बहुत बड़ा बेसिन या बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हो गया था। और जब कालांतर में समय के साथ साथ उस द्रोणी में नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट यानी कि कंकड़ पत्थर आदि सब जमा होते गए तो बहुत एक फर्टाइल लैंड का निर्माण हो गया और वही था उत्तरी मैदान। ठीक है, तो उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, कौन कौन सी तीन प्रमुख नदी प्रणाली है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां यानी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, उन सबसे ये बना है। क्योंकि इन नदियों ने इस मैदान को बनाने में क्या किया, क्योंकि ये नदियां जब हिमालय पर्वत से आ रही थी तो उन्होंने अपने जो सेडिमेंट थे यहाँ डिपॉजिट कर दिए और समय के साथ ये एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब ये मैदान जिस मिट्टी से बना है वो कौन सी मिट्टी हो गई? वो जलोढ़ मृदा हो गई, जिसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और ये मृदा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। ये मैदान काफी लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबाई इसकी हम बताते हैं और 240 से लेके 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। और करीब भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये मैदान फैला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि जब जमीन इतनी उपजाऊ है और भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे। और क्योंकि वो खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि ये जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो इसलिए यहाँ काफी ज्यादा जनसंख्या रहती है। यदि हम इस मैदान को देखें तो हम इसे तीन उपवर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से उपवर्ग इसको हम कह सकते हैं? एक तो हो जाएगा पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी हमने इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। पंजाब का मैदान, जैसे कि नाम से आप कह सकते हैं कि जो पंजाब वाला इलाका है वो पंजाब के मैदान में आ जाता है। यानी कि उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, आज ये भाग काफी ज्यादा पाकिस्तान में चला गया है और सिंधु और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं उनसे ये मैदान का निर्माण हुआ है। यानी इस भाग में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियां बहती हैं। और यहाँ पे दो आबों की संख्या भी ज्यादा है। दो आबों की संख्या क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये जब नदियां, जैसे दो नदियां आ रही हैं तो दो नदियों के बीच का जो भाग होगा उसे दो आब कहते हैं। आब का मतलब बच्चों पानी होता है और इसलिए दो आब का संख्या यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियां जो यहाँ बह रही है, नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में जो हिस्सा आ जाता है उसे दोआब कहते हैं। अब नाम से आप पंजाब में भी आपको आब शब्द नजर आ रहा होगा। तो पंजाब भी क्या है, 5 नदियां वहां पे हैं, इसलिए वहां उसको पंजाब कह दिया है, क्योंकि 5 नदियों का जो बीच का भाग है वो पंजाब हो गया है।
ठीक है। गंगा का मैदान दूसरा हम इसका उपवर्ग कर सकते हैं गंगा का मैदान में। गंगा का मैदान में जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी और तीस्ता नदियों के बीच के भाग को गंगा का मैदान कहते हैं। यानी कि घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच के भाग को हम देखें तो उसमें हमारे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग और पश्चिमी बंगाल, ये सब एरियाज आ जाएंगे। ब्रह्मपुत्र का मैदान तीसरा भाग है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहां पे गंगा से मिल जाती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी ने जो मैदान बनाया है वो असम का भाग है, इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, इस मैप में हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसको हम नंबर 1 कह दें, यानी कि इसको हम कह देते हैं आपका पंजाब का मैदान कह सकते हैं। काफी इसका हिस्सा आपके पाकिस्तान में भी चला गया है, ठीक है। और ये जो रिवर है, ये जो रिवर बह रही है, ये वाली एक रिवर जा रही है, तो ये रिवर जो राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में से प्रवेश करती है, तो ये रिवर का नाम क्या है? घग्गर नदी, घग्गर नदी। तो ये जो घग्गर नदी है, और इधर आपके इधर सिक्किम वाले एरियाज में से एक नदी आ रही है, ये है तिस्ता नदी। तो जो तिस्ता नदी और घग्गर नदी के बीच का ये जो भाग है, इसको नंबर 2 हम कह सकते हैं, और ये आपका हो गया गंगा का मैदान, ठीक है। ये गंगा का मैदान हो गया नंबर 2। और तीसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से, और ये असम में होते हुए आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रह्मपुत्र नदी ने ये जो मैदान का निर्माण किया है, मैदान का निर्माण का मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेडिमेंट्स वगैरह ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो डिपॉजिट होकर के ये हिस्सा जो बना है, तो ये कहलाएगा आपका असम वाला इलाका। और ये नंबर 3 पे हम इसे कह सकते हैं, इस इलाके को हम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ठीक है। तो आप ये इस तरह से हमने 3 उपवर्ग आपके कर दिए हैं। नंबर 1 पे पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो मैंने आपको मैप से बहुत क्लियरली बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आकृतिक भिन्नता के आधार पे भी हम उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि वैसे तो उत्तरी मैदान काफी समतल ही माना जाता है, लेकिन फिर भी आप कुछ उसमें डिफरेंस देख सकते हैं आकृति के आधार पे। यानी कहीं पे आप देख सकते हैं कि मार्शी एरिया होगा, कहीं पे पथरीला इलाका होगा, ठीक है। कहीं पे आपको एलुवियल सॉइल ज्यादा दिखेगी। तो इस तरह से आपको हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर 1 आता है भाबर। भाबर क्या होता है कि जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं, तो जो शिवालिक वाला एरिया है, वहां शिवालिक की ढाल पे जब पहुंचती हैं नदियां, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो जब एक समतल इलाके में आ जाती हैं, तो नदियां जो अपने साथ बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह लाती हैं, वो पत्थर उस किनारे पे जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो पत्थर वहां पे आ गए हैं, ये इलाका जो है 8 से 16 किलोमीटर के करीब ये चौड़ा हो जाता है। और इस 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में यानी गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर कहते हैं। यहाँ पे सारी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यानी नदियां दिखाई नहीं देती। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि नदियां क्यों नहीं दिखाई देती? तो सबसे बड़ी बात है बेटा, नदियां कहीं गायब वैसे नहीं हो गई।
नदियां हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही। इसका रीजन यही है क्योंकि बड़े-बड़े जो पत्थर हैं, उनकी वजह से नदियां उनके नीचे चली गई, वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए नदियां विलुप्त हो गई हैं भाबर वाला इलाका में। और ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बन जाती है क्योंकि काफी बड़े-बड़े पत्थरों की वजह से ये काफी इसकी चौड़ाई बन जाती है। दूसरा आता है आपका तराई वाला इलाका। तो जब भाबर का इलाका, भाबर की जो ये चौड़ी पट्टी है वो खत्म होती है, उसके बाद भाबर की दक्षिण में नदियां वापस से निकल आती है। क्यों निकल आती है? क्योंकि वो प्लेन एरिया आ जाता है, अब वहां पे पत्थर नहीं है तो नदियां वापस से दिखने लग जाती हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं ये वहां पर आकर के काफी बड़े एरिया में फैल जाती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही रूप में ये नदियां निकल रही है, ऐसे नहीं, ये काफी बड़े इलाके में फैल जाती है और ये बहुत ही नम और दलदली वाला क्षेत्र बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। और ये जो इलाका है, यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल है, वन्य प्राणियों से भरा हुआ ये स्थान है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, तो भारत में जमीन की बहुत जरूरत थी और कृषि योग्य जमीन उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया और यहाँ पर वापस काट करके एक यहाँ पे कृषि का काम स्टार्ट कर दिया गया। यानी स्टार्टिंग में तो ये मार्शी एरिया था, यहाँ पे जंगल वगैरह थे, यहाँ पे ये निवास स्थान के लिए सही नहीं था क्योंकि जंगलों में रहना किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जब शरणार्थी भारत में आ गए थे तो जमीनों की जरूरत थी और कृषि के लिए उपयुक्त जमीन चाहिए थी, तो इस इलाके के जंगलों को साफ करके इसे कृषि योग्य बनाया गया था। और बच्चों, जो दूधवा राष्ट्रीय पार्क है वो इसी तराई वाले इलाके में है जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा आता है भांगर। भांगर जो आप जैसे इसको याद कर लो, भांगर जैसे घर में आपके होता है ना भंगार, यानी वेस्ट चीज है ना, तो उसी से इसको लिंक कर दो भांगर को। ये बहुत विशालतम ये भाग है भांगर उत्तरी मैदान का। लेकिन ये पुराने जलोढ़ से बना है। पुराने जलोढ़ से मतलब कैसे होता है कि जैसे नदियां जो आती हैं, तो जब बारिश का टाइम होता है तो बाढ़ आ जाती है, तो नदियों की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बाढ़ वाला इलाके में वो मैदान तक नदियां फैल जाती हैं। ठीक है, और जब वापस से वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, तो जो बाढ़ वाला इलाका था वहां पे उसने क्या कर दिया, नॉर्मल रूप में आने के बाद वो वहां पे जैसे फैल गई है फिर वापस नॉर्मल रूप में आई है, तो वो वहां पे सेडिमेंट्स वगैरह छोड़ देती है। ठीक है, तो इस भाग में ये सारे जो मिट्टी गाद सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इकट्ठे होते जाएंगे तो ये पुराना जलोढ़ बन जाता है, तो इसे भांगर कहा जाता है। और जो मिट्टी होती है उसमें चूने के कण भी होते हैं, तो इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप भी पाए जाते हैं और जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। जो चूने के निक्षेप पाए जाते हैं उसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ आता है खादर। खादर जैसे खाद से रिलेट कर दो कि खादर वाला इलाका जैसे वो उपजाऊ है, जैसे खाद डालते हैं तो उपजाऊ हो जाती है ना प्लांट्स के लिए। और भांगर को आप याद कर लो भंगाल से, है ना। तो भांगर तो पुराना जलोढ़ हो गया और खादर यानी खाद से उसको रिलेट करके समझ लो कि ये काफी उपजाऊ है और इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है क्योंकि बाढ़ वाले मैदानों में जो नया निक्षेप होता है, जैसे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ यहाँ पर कि सपोज करो कि ये नदी बह रही है। ठीक है, अब जब बाढ़ वाले इलाका यानी जब बारिश वगैरह आती है तो ये नदी की ये जो चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई बढ़ गई और ये चौड़ाई बढ़ के कि नदी यहाँ तक फैल गई है। ठीक है, ऐसे चौड़ाई बढ़ गई। ठीक है, अब जब वापस नॉर्मल रूप में आ जाती है यानी इसी रूप में ये वापस आ जाती है, तो ये जो इलाका है ये वाला इलाका यहाँ पे इसने क्या कर दी, सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट कर दिए। तो ये जो इलाका है ये इकट्ठा जैसे होता जाएगा तो ये फैलता जाएगा और ये एक वेदिका के रूप में ऐसे बन जाएगा। तो ये जो इलाका होगा ये तो पुराना जलोढ़ हो गया, तो इसको तो आप क्या कह देंगे, भांगर कह देंगे।
पुराना जलोढ़, इसको तो भांगर कह देंगे। और जब वापस नदी अपने रूप में आ जाती है, इस एरिया में आ जाती है, तो यहाँ पे नया निक्षेप जो रहता है, इसे क्या कहा जाएगा? खादर कहा जाएगा। ठीक है? यानी कि पुराना जलोढ़ तो भांगर है और जो नया जलोढ़ है वो खादर है। इसका मतलब खादर ज्यादा उपजाऊ है, और उपजाऊ है इसलिए यहाँ पे गहन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग भी की जाती है। तो इस मैप में आप ये समझ लीजिए अच्छे से कि देखो जो शिवालिक, अब ये हिमालय पर्वत है, हिमालय का सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपका जो महान हिमालय आ गया, फिर ये आंतरिक हिमालय, फिर ये शिवालिक वाली श्रेणी आ गई। ठीक है? फिर शिवालिक वाली श्रेणी में यहाँ पर, शिवालिक की श्रेणी पे यहाँ पे जो है कंकड़ पत्थर वगैरह का जमाव हो गया है, क्योंकि जब नदी यहाँ पे आती है तो बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ पत्थर, एक चौड़ी पट्टी का निर्माण हो गया। तो इसका जो हमने इस चौड़ी पट्टी को हमने क्या कहा? भाबर कहा। ठीक है? इसे भाबर कहा गया, और यहाँ पे नदियां विलुप्त हो गई। फिर भाबर के बाद आपका जो तराई वाला हिस्सा आ जाता है, यहाँ पे ये मार्शी एरिया आ जाता है, ये तराई वाला इलाका आ जाता है। तो ये जो तराई वाला इलाका आ गया, यहाँ पे नदियां वापस से दिखाई देने लग जाती हैं। और जब ये नदियां बहती है तो जो बाढ़ वाले इलाके में अपने सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट करती हैं, तो जो पुराने जो होते हैं सेडिमेंट्स वगैरह जो डिपॉजिट कर दिए हैं, पुराने कंकड़ पत्थर सब इकट्ठे हो गए, वेदिका की से आकृति बन जाती है, तो ये वाला इलाका आपका हो गया भांगड़। ठीक है? इस वाले इलाके को हम भांगड़ कहेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो आपका नया जो निक्षेप या नया जलोढ़ है, वो ये नया जलोढ़ आ जाता है। ठीक है? तो ये नया जलोढ़ को आप क्या कहेंगे? खादर। ठीक है? तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि 4 ये हिस्से हो गए हैं। ये आपका जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा को हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन वाला तो आपका है भाबर। ठीक है? और ये जो रेड वाला हिस्सा है आपका, इसको हम कह सकते हैं तराई, यानी काफी मार्शी एरिया है ये। ठीक है? और ये जो ब्लैक वाला है कंकड़ पत्थर, जो पुराना जलोढ़ है, इसको भांगर कहा जाएगा। और ये जो नया जलोढ़ है, इसको हम क्या कह सकते हैं? खादर कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आप 4 तरह से भांगड़, खादर, तराई और भाबर, इस 4 तरह से आपने ये सब समझ लिया कि किस तरह से हम उत्तरी मैदान को आकृतिक भिन्नता के आधार पे भी 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है? तो उत्तरी मैदान अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्यों चिंटू, आ गया? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि उत्तरी मैदान है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब हमें अच्छे से आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर। जो प्रायद्वीपीय पठार है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि प्रायद्वीप क्या होते हैं। तो जो एरिया 3 ओर से समुद्र से घिरा या पानी से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का ये जो हिस्सा है, नीचे वाला ये हिस्सा, आप देखेंगे इधर भी आपके समुद्र है, अरब सागर है, यहाँ पर इस एरिया में अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो तीनों ओर से घिरे होने के कारण गुजरात, यहाँ गुजरात से लेकर के इधर पश्चिमी बंगाल तक का एरिया जो है, वो 3 ओर से आपके पानी से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये जो प्रायद्वीप वाले इलाके में जो पठार है, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और ये जो पठार है वो एक मेज की आकृति वाला स्थल है, और ये पुराने क्रिस्टलीय आगन्य और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यानी कि जब गोंडवाना भूमि टूट गई थी, तो अपवाह के कारण ये बना था, और इसी कारण यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा भी कहलाता है। और इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां भी हैं। ठीक है? और इस पठार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। एक तो हम कह सकते हैं मध्य उच्च भूमि, और दूसरा दक्कन का पठार। तो जो ये मध्य उच्च भूमि है, नर्मदा नदी बहती है,
नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग आपका मध्य उच्च भूमि कहलाता है, और ये जो मालवा का पठार है उसके अधिकतर भागों में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में विंध्य श्रृंखला आ जाती है, और पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के जो बलुई और पथरीले मरुस्थल से जाकर के ये मिल जाता है। यानी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, और ये जो मध्य उच्च भूमि की चौड़ाई है आप यदि देखें तो पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में कम है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में आपको ज्यादा चौड़ी दिखेगी, और इस पठार का पूर्वी विस्तार, यदि हम पूर्वी विस्तार में देखें तो इसे पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से लोग बुंदेलखंड या बघेलखंड भी कहते हैं। और इसके पूरब में हम देखें तो जो दामोदर नदी के द्वारा एक अपवाहित होता हुआ एक पठार है, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, वो आपको इसके पूरब में दिखाई देगा। तो ये आपके मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा है। इसको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इस मैप से। देखिए, ये आपका यहाँ से लेके ये गुजरात वाला ये इलाका है ना, यहाँ से ये गुजरात का ये इलाका, यहाँ से पूरा ये इलाका, और ये आपका पश्चिमी बंगाल, ये पूरा ये हिस्सा जो है भारत का, ये आपका प्रायद्वीप कहलाता है। और यहाँ पे ये जो आपको गहरा वाला ये दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांट दिया, मध्य उच्च भूमि में और दक्कन का पठार। तो जो मध्य उच्च भूमि की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आपकी ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी जा रही है यहाँ से, ये देखिए ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। यानी यहाँ से ये देखिए ये वाला पूरा हिस्सा ये दिख रहा है, ये मालवा के पठार तक ये फैला हुआ ये दिख रहा है, ये हिस्सा आपका है ना, ये पूरा हिस्सा ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, और इसमें आप देखिए विंध्य श्रृंखला इसके दक्षिण में है। तो ये जो विंध्य श्रृंखला, ये वाली विंध्य श्रृंखला इसके दक्षिण में आ गई। ये रेड वाली लाइन आपकी विंध्य श्रेणी है, ये इसके दक्षिण में आ गई है। और पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान की बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। ये अरावली श्रेणी राजस्थान की यहाँ मरुस्थलीय इलाके से ये मिल गई है। और इसमें बहने वाली जो नदी हैं, चंबल नदी, सिंध, बेतवा, कैन, ये दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। दक्षिण पश्चिम के इलाके से ये चंबल नदी, बेतवा नदी, देखिए चंबल नदी नजर आ रही है, ये रही है ना। तो चंबल, बेतवा नदी और आपकी केन, सिंध, ये सब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से बहती हुई उत्तर पूर्व वाला यानी इस इधर से बहती हुई इधर जा रही है, ये इस साइड ऊपर जा रही है, वहां पे जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाती हैं। ये वाला उधर जा रही है तो ढाल की तरफ ही तो पानी बहेगा ना, तो इसका मतलब ढाल किधर है, यहाँ पे ये वाला इलाका ऊंचा है और ये वाला इलाका आपका नीचा है। ठीक है, यानी कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूरब में, ये देखिए पूरब में ये कितना संकीर्ण है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, और पूर्वी विस्तार में से बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये वाला इलाका है, इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड भी कहा जाता है। और अब देखिए इधर छोटा नागपुर का पठार, इसका पूरब में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक है। ठीक है, तो इस तरह से ये मध्य उच्च भूमि आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है, अब बाकी बचा हुआ जो त्रिभुजाकार हिस्सा है उसे दक्कन का पठार कहा जाता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है,
जो नर्मदा नदी अभी बताई थी उसकी दक्षिण में अब दक्कन का पठार आ गया और उत्तर में इसकी चौड़ाई वाले भाग पे सतपुड़ा की श्रृंखला आ जाती है और पूर्व में महादेव, मैकाल और कैमूर की श्रृंखला आ जाती है। पश्चिम में ये ऊंचा है और पूरब की ओर कम ढाल वाला है और एक भ्रंश के द्वारा ये छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है बच्चों। और इसलिए जो ये अलग हुआ हिस्सा वो आपके मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जो श्रृंखला है उसके रूप में भी ये दिखाई देता है। ठीक है। मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर में उत्तर कछार पहाड़ी इसके उत्तर पूर्व में स्थित हिस्से के नाम हैं और दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पे कौन सा घाट आ जाता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट भी आ जाता है। तो मैप में एक बार फिर ये देखिए, ये मध्य उच्च भूमि आपको क्लियर हो गया। अब ये बाकी ये जो त्रिभुजाकार एरिया है, ये नीचे तक का ये त्रिभुजाकार एरिया, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हो गया? दक्कन का पठार, दक्कन पठार। ठीक है। तो ये सारा दक्कन का पठार है, त्रिभुजाकार हो गया। और ये देखिए नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी बह रही थी, ये वाली नदी, ये कौन सी है? ये नर्मदा नदी है। ठीक है। इस नर्मदा नदी के दक्षिण में है, उत्तर में इसका चौड़ाई ज्यादा है और उत्तर में इसके चौड़े भाग में कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी है। ये देखिए ये वाली जो श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी है। और महादेव, कैमूर की पहाड़ी, मैकाल श्रृंखला, ये महादेव पहाड़ियां यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, इधर ये ज्यादा ऊंचा है और पूरब की ओर इसका ढाल कम है। तो यहाँ से आप देखिए नदियां इधर इसलिए इधर बह रही हैं। ये जो नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, वो सारी इधर क्यों जा रही है बंगाल की खाड़ी में? क्योंकि ढाल यहाँ ऊंचाई है और इधर कम है, तो पानी यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है ना। तो ये कारण है कि इधर इसका पानी नदियों का इधर बह रहा है। और इस पठार का ये देखिए, ये छोटा नागपुर पठार के द्वारा, एक भ्रंश के द्वारा ये अलग हो गया और बाद में ये गारो, खासी और जयंतिया के रूप में ये तीन पहाड़ियां नजर आ रही है ना, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, ये भी इसी दक्कन के पठार का ही हिस्सा होता है। ठीक है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार या कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो दक्कन के पठार का ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे ये पूर्वी घाट है। ये देखिए ये जो हिस्सा ये दिख रहा है ये है आपका पूर्वी घाट। और इसके इधर पश्चिम में कौन सा घाट आ गया है? ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी घाट आ गया है। ये जो रेड लाइन दिखती है ना, ये पश्चिमी घाट आ गया। ठीक है। तो अब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के डिफरेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। तो पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के समानांतर है। पश्चिमी तट क्या हो गया कि आप देखेंगे जो समुद्र के पास का जो इलाका होता है, जो जमीन होती है उसे तट कहते हैं। तो पश्चिम में आपके जो अरब सागर के पास में जो भारत की जो सारी बाउंड्री है वो पश्चिमी तट कहलाती। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर हो गया और ये सतत है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार कर सकते हैं। पश्चिमी घाट के जो शिखर है वो ज्यादा ऊंचे हैं, 900 से 1600 मीटर तक के ऊंचे हैं। जबकि आप पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर हो गया। तो पूर्वी तट कौन सा हो गया? जो बंगाल की खाड़ी के पास जो भारत की बाउंड्री है वो सारा पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट के समानांतर आपका पूर्वी घाट हो गया। लेकिन ये जो पूर्वी घाट है इसका विस्तार कंटिन्यूस नहीं है, ये अनियमित है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो दक्कन का पठार की पश्चिम में ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व में कम है, तो वहां से जब नदियां इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रही हैं तो इन नदियों ने इसको काट दिया है। इसकी वजह से ये पूर्वी घाट सतत नहीं है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, 600 मीटर तक के ऊंचे इसके शिखर हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और यदि इसके ऊंचे शिखर को हम बात करें तो अनाईमुडी और डोडा बेटा इसका ऊंचा शिखर है,
जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आता है महेंद्रगिरी। ऊटी और कोडाई कैनाल वगैरह ये जो पहाड़ी नगर आपने सुने हैं वो भी वहीं पे आता है। हाँ मैं ऊटी और कोडाई कैनाल भी घूम के आया हूँ, बहुत सुंदर वो पर्वतीय स्थान है। हाँ तो बेटा वो पूर्वी घाट में ही आता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी है बच्चों वो काली मिट्टी है और ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है, यानी कि इसकी जो पेरेंट रॉक है, इसकी शैल है वो आग्नेय है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को समझ लेते हैं। ये देखिए ये आपका पश्चिमी तट है, ब्लू वाला इलाका, और ये जो पिंक वाली लाइन मैंने बनाई है ये पश्चिमी घाट है। ये देखिए कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, है ना। और पूर्वी घाट, ये जो पूर्वी तट है ये वाली यहाँ की ये पूर्वी तट है, ठीक है। और पूर्वी तट के इधर आप ये देखिए ये पूर्वी घाट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब आप पहला डिफरेंस यही हो गया कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर और पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर है। पश्चिमी घाट आपका सतत है, कंटिन्यूअस है, इसे खाली दर्रों के द्वारा ही पार कर सकते हैं, जबकि पूर्वी घाट ये गोदावरी कृष्णा महानदियों के कारण ये कट गया है बीच बीच में से, तो ये सतत नहीं है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है और यहाँ पे ज्यादा ऊंचाई के पर्वत शिखर हैं। ठीक है, तो आप ये पर्वत शिखर में यदि हम देखें तो पश्चिमी घाट के जो ऊंचे पर्वत शिखर है अनाईमुडी और डोडा बेटा, वो यहाँ पश्चिमी घाट में मिलते हैं, जबकि पूर्वी घाट का जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इस तरह से, और ये ऊटी और जो कड़ाई कैनाल है वो पूर्वी घाट में ही आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ये विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पे क्या है, काली मृदा। तो जैसे चिंटू तुम बता रहे थे ना कि एक बार की है ना मिट्टी है ना, मैं जब पीछे जैसे जैसे हम साउथ की तरफ गए थे तो वहां पे मिट्टी का रंग काला होता दिखाई दे रहा था। तो ये दक्कन ट्रैप जो है ये ज्वालामुखी की वजह से इसकी मिट्टी जो है काली है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो है हमने प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के रूप में इसको डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतीय मरुस्थल। तो अब भारत में एक आप ये भी विशेषता देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बालू के टिब्बे दिखाई देते हैं, तो वो थार का मरुस्थल है। और वो जो अरावली पहाड़ी हमने राजस्थान में देखी थी ना, उस अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पे ये थार का मरुस्थल स्थित है और ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पर बारिश होती है। और वर्षा ऋतु में ही यहाँ पे कुछ नदियां दिखाई देती हैं। लूनी नदी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान जो अर्धचंद्राकार जो बालू के टीले होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो जैसलमेर वाला इलाका है वहां पे ये अर्धचंद्राकार से शेप में बालू के टीले नजर आते हैं जिन्हें बरकान कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको तस्वीर बरकान की दिखा देती हूँ। ये देखिए अर्धचंद्राकार शेप की नजर आ रही है ना, ये अर्धचंद्राकार शेप के बालू के टीले हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, बरकान कहा जाता है। ठीक है, ये आपके जैसलमेर वाले इलाके में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये भारतीय मरुस्थल है जो हमारे भारत में राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान यानी जो तट वाला इलाका है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का बताया कि वो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है और पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर है। तो इसी तटीय मैदान को समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक ये विस्तृत है। पश्चिमी तट क्या है, पश्चिमी तट आपका अरब सागर में, अरब सागर के पास में जो भी आपका भारत की जो तटीय हिस्सा है वो पश्चिमी तट हो गया, और बंगाल की खाड़ी के समीप जो भारत का तटीय इलाका है वो पूर्वी तट हो गया। तो पश्चिमी तट के बारे में समझ लीजिए कि ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है।
ठीक है। और इस मैदान के 3 भाग हैं। 3 भाग हम इसका कैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले भाग जो मुंबई और गोवा वाला हिस्सा है, उसे हम कोंकण तट कहेंगे। मुंबई और गोवा वाले हिस्से को हम कोंकण तट कहेंगे, मध्य भाग को हम कन्नड़ का मैदान कहेंगे और दक्षिणी भाग को हम मालाबार तट कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसके 3 भाग कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये पश्चिमी घाट और ये अरब सागर, ठीक है। और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में ये जो संकीर्ण मैदान दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखिए ये आपका पूरा पश्चिमी तट है। ठीक है, तो पश्चिमी तट में आप ये देखिए कि पश्चिमी तट में आपका मुंबई और गोवा वाला हिस्सा तो क्या कहला दिया, कोंकण तट। ठीक है, और जबकि आपका ये वाला हिस्सा है कोंकण तट हो गया और मध्य भाग को हम कहेंगे कन्नड़ का मैदान। ये वाला हिस्सा जो मध्य वाला है ये वाला आपका आ जाएगा कन्नड़, कन्नड़ का मैदान। ठीक है, कन्नड़ का मैदान। और नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी भाग को हम ये मालाबार तट कहेंगे, ये मालाबार तट है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया पश्चिमी तट। अब पूर्वी तट को देख लेते हैं। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत, चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं, दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे हमने पश्चिमी तट के 3 भाग किए, वैसे पूर्वी तट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। कई नदियां जो बह रही हैं वो यहाँ पे आती हैं तो स्पीड कम हो जाती है, जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो वहां पे वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो चिल्का झील है ना बच्चों, खारे पानी की झील, वो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये चिल्का झील भी यहाँ पे पूर्वी तट पे ही दिखाई देती है। तो पूर्वी तट को यहाँ समझ लीजिए कि ये देखिए ये जो हिस्सा है ये पूरा पूर्वी तट है, जो आपका बंगाल की खाड़ी के पास में जो ये स्थित है, ये पूर्वी तट हो गया। ठीक है, और पूर्वी तट की इस बंगाल की खाड़ी के साथ ये विस्तृत चौड़ा, ये देखिए यहाँ तो बहुत ही संकीर्ण था, तुरंत ही पश्चिमी घाट आ गया, लेकिन पूर्वी तट और पूर्वी घाट के बीच में देखो ये चौड़ाई ज्यादा है ना, तो ये थोड़ा सा चौड़ा है और समतल है। और इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, ये उत्तरी सरकार कहलाते हैं। और जो इसका दक्षिण वाला है ये वाला हिस्सा, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और कौन कौन सी नदियां, ये देखिए महानदी, ये वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब यहाँ बंगाल की खाड़ी में बह रही हैं और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पे स्थित एक महत्वपूर्ण ये देखिए लक्षण है, यहाँ पे ये चिल्का झील जो बन रही है उड़ीसा में, ये चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पे ये चिल्का झील है। ठीक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील बन गई है, लैगून झील है ये। कैसे बन गई लैगून झील कि बेटा देखो ये बंगाल की खाड़ी का जो खारा पानी है ना इधर आ गया और इधर आकर के ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया, एक लैगून झील बन गई। तो ये चिल्का झील एक लैगून झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है द्वीप समूह। केरल के जो मालाबार तट, अभी हमने मालाबार तट पढ़ा था, उसके पास में ही लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ये देखिए ये केरल का मालाबार तट के पास में ये वाला, ये देखिए ये पूरा ये लक्षद्वीप है जो कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है। और द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, जो प्रवाल होते हैं वो एक कम समय तक जीवित रहने वाले प्राणी होते हैं और ये समूह में रहते हैं बच्चों। और ये जो गर्म जल और छिछला जो जल जहाँ पे होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। और ये जो प्रवाल हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का उसको श्राव करते हैं, यानी कि उनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कर्षण होता है, वो निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट।
और ये ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है और जब ये खत्म हो जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का घोल वहीं बन जाता है और दूसरे प्रवाल उस पे फिर दूसरे प्रवाल उसके ऊपर अपना बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का घोल, फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के जो है एक के ऊपर एक इस तरह से बनते जाते हैं, ठीक है? और एक बहुत कठोर क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जब वो ड्राई हो जाता है तो एक बहुत ही एक चट्टान एकदम कठोर बन जाता है इलाका। तो ये जो है ये प्रवाल हैं, जिनकी वजह से ये प्रवाल द्वीप बना है लक्षद्वीप, है ना? और इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है प्रवाल इसका लक्षद्वीप का आपका कवरत्ती है। और यहाँ पे एक पिटली द्वीप भी है जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है। जैसे यहाँ पे ये प्रवाल द्वीप है ना हमारे भारत में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रेट बैरियर रीफ है, वो भी प्रवाल द्वीप है। और ये कई रंग बिरंगे भी होते हैं ये प्रवाल जो है, तो ये बहुत दिखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो भारत का ये एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप जो एक ही प्रवाल द्वीप है। दूसरा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए इधर बंगाल की खाड़ी में आपका ये वाला इलाका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो यानी एक तरफ आपका लक्षद्वीप है, दूसरा तरफ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और इसे दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तर में इसे अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो यानी अंडमान और निकोबार का जो बीच का हिस्सा है वो 10 डिग्री चैनल भी कहलाता है और विषुवत रेखा के या विषुवत वृत्त के ये समीप है। यहाँ की जलवायु भी विषुवतीय होते हैं और काफी घने जंगल यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो अंडमान निकोबार में एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी भी है बेटा, जिसे बैरन द्वीप भी कहा, बैरन द्वीप पे वो स्थित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। पोर्ट ब्लियर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी कहलाती है। तो ये देखिए अंडमान निकोबार को एक बार मैप में आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तरी अंडमान है ये ऊपर, नीचे निकोबार द्वीप समूह है और 10 डिग्री चैनल से ये अलग होता है। ठीक है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और विषुवत वृत्त के ये समीप ही आपको नजर आ रहा है। तो आपको ये सब द्वीप समूह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पे एक बार नजर डाल रहते हैं। यहाँ तक सारा समझ में आ गया चिंटू आपको अच्छे से? हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा भारत की सैर करा दी आपने, बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये प्रश्नों को भी अच्छे से करूंगा। हाँ, आप भी देख लो सभी बच्चे, नंबर 1 जो इसका क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जो बन रहा है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या है, प्लेटों की विभिन्न गतियों के बारे में बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तीसरा क्वेश्चन देशांतरी विस्तार के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं, स्पष्ट करिए। सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पे हमें हिमालय का वर्गीकरण करना है। फिफ्थ क्वेश्चन उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी विभिन्न विशेषताओं को स्पष्ट करिए। सिक्स क्वेश्चन प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं उन्हें स्पष्ट करना है। सेवंथ क्वेश्चन बन रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट घाट में क्या अंतर है। एट क्वेश्चन थार के मरुस्थल पर टिप्पणी लिखनी है और नाइन्थ पूर्वी तट और पश्चिमी तट में क्या अंतर है इसे स्पष्ट करना है। और 10वां क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में कितने द्वीप है उनके बारे में बताइए। ये करीब 10 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। 3 पार्ट में मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है और आपको अच्छे से समझाया है। आप इसे देखिए और ये क्वेश्चन को भी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो फिर हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।